हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, ये मेरा पॉलिटिकल साइंस में कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की कंप्लीट रिवीजन सीरीज चल रही है। और ये जो रिवीजन जो मैं करा रही हूँ, ये यूजीसी नेट के एक सिलेबस के अकॉर्डिंगली करा रही हूँ। तो अगर आपका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है, अगर आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, या तो टीजीटी दे रहे हो, पीजीटी दे रहे हो, असिस्टेंट प्रोफेसर का दे रहे हो, यूजीसी नेट दे रहे हो, या किसी स्टेट का सेट एग्जाम दे रहे हो, तो आपके लिए ये चैनल बहुत हेल्पफुल है। मेरे चैनल पे आपको ऑलरेडी 1000 क्वेश्चन सीरीज मिलेगी, जो यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की श्रृंखला है। इसके अलावा मैंने पॉलिटिकल थ्योरी की भी काफ़ी सारी क्लासेस ले रखी है। अगर आपने नहीं देखा है वो, तो प्लीज़ आप प्लेलिस्ट बनी हुई है मेरे चैनल में, आप उसे जाके देख लीजिए। आपको काफ़ी कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको किसी वजह से ये चैनल हेल्पफुल लग रहा है, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड में शेयर कीजिए। तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। ये टॉपिक है हमारा निर्वाचन पद्धतियाँ, इलेक्टोरल मेथड्स। तो सबसे पहले सर्वाधिक मत प्रणाली। इस नाम से तो आप नहीं जानते, लेकिन ये फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। तो जिसमें क्या होता है, ये फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, ये जिस तरीके से निर्वाचन होता है उस मेथड को, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि किस स्टेट में, किस देश में कौन सा शासन प्रणाली, मतलब किस तरीके के मतदान प्रणालियां हैं। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। जिस तरह के क्वेश्चन आते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी, और क्या आपको इसमें नोट डाउन करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो प्लीज़ आप जब भी मेरे क्लास करो, तो आप एक नोटबुक पेन अपने पास रखा करो, ताकि आप शॉर्ट नोट्स बना सको और एग्ज़ाम के टाइम में आप उसकी अच्छे से रिवीजन कर सको। क्योंकि एग्ज़ाम में सक्सेस होने के लिए सेल्फ मतलब नोट्स बहुत ज़रूरी होता है, और जो आप लास्ट मोमेंट पे आप उसका रिवीजन कर सको। क्योंकि मैं हूँ या कोई भी यूट्यूबर जो लंबी वीडियो बनाते हैं, उनकी आप वीडियो तो एग्ज़ाम के टाइम में आप सारी वीडियो तो देख नहीं सकते हो। तो उसके लिए आप खुद का अपना सेल्फ नोट्स ज़रूर बनाओ। अगर अभी टाइम नहीं मिल रहा, जब टाइम मिल रहा है, तो आप एक बार जो मैं बोलते जाती हूँ उसको कम से कम नोट डाउन किया। लेकिन लास्ट मोमेंट में जब आप उसको एक बार पढ़ लोगे, और मेरी क्लासेस आपने 2 से 3 बार सुन रखी है, तो आपको बिल्कुल अच्छे से ध्यान हो जाएगा। एग्जाम के टाइम में जब क्वेश्चन इससे रिलेटेड आएंगे, तो आपके क्वेश्चन बिल्कुल भी गलत नहीं होंगे। तो फर्स्ट पास द पोस्ट, इसमें क्या बोला, जिसे पहले आप टॉपिक का नाम लिख लो, फिर हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जिसे सर्वाधिक मत मिलता है वो प्रत्याशी चुनाव जीत जाता है। मतों का बहुमत नहीं, बल्कि जिसे सबसे ज्यादा मत प्राप्त होता है वह विजय घोषित होता है। जैसे अभी अभी लोकसभा का चुनाव हो रहा है, जिसमें हमारे यहाँ फर्स्ट पास द पोस्ट का यूज होता है। कि ये नहीं कि किसी मतदाता को 50%, मतलब उस जनसंख्या के 50% वोट लाने, ऐसा नहीं है। जो जितने लोग, मतलब 10-15 जितने भी लोग खड़े हुए, उसमें से जिसको सबसे ज्यादा मत आएगा वो जीते, वही विजेता घोषित होता है। अगला एक सदस्य निर्वाचन क्षेत्र होता है। मतलब एक पार्टी का एक ही आदमी मतलब खड़ा होता है, तो उसके अनेक उम्मीदवार खड़े होते हैं। इस प्रणाली में जो उम्मीदवार सर्वाधिक मत प्राप्त करता है वही विजयी होता है। यह जरूरी नहीं है कि वह निर्वाचन क्षेत्र में 50% मत प्राप्त करे। विकासशील देशों में सबसे ज्यादा प्रचलित है। देश को समान आकार के कई चुनाव क्षेत्रों में विभाजित कर दिया जाता है। विजेता प्रत्याशी को सबसे ज्यादा मत प्राप्त करना होता है। इस चुनाव प्रणाली को इकहरी सदस्यीय बहुलवादी व्यवस्था भी कहा जाता है। एक दूसरा नाम भी हो गया क्या, इकहरी सदस्यीय बहुलवादी व्यवस्था, जिसमें चुनाव क्षेत्र और प्रतिनिधियों के मध्य सीधे संबंध का निर्माण होता है। इसके द्वारा मतदाताओं के समक्ष स्पष्ट चयन का विकल्प होता है। अतिवादी तत्वों के चुनाव जीतने की संभावना कम होती है। इसके द्वारा शक्तिशाली एक दलीय सरकार का निर्माण होता है, जिसमें आंतरिक संघर्ष और विघटन का अभाव होता है। इस व्यवस्था में कभी कभी सामान्यतः हारे हुए सभी प्रत्याशियों का मत प्रतिशत विजयी प्रत्याशी के मतों की प्रतिशत से अधिक होता है, ठीक है। अगला है, दो दलों के अलावा छोटे या तीसरे दल की विजय की संभावना नहीं होती, अतः मतदाताओं के विकल्प सीमित हो जाते हैं। अनुत्तरदायी सरकार का निर्माण होता है, क्योंकि विधायिका में एक दल के बहुमत के कारण सरकार के विरोध की संभावना बहुत कम होती है। एक हमने पढ़ लिया फर्स्ट। अगला है अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, सेकंड। इसका एक और नाम है थॉमस हेयर, जिन्होंने द
मैकेनरी ऑफ रिप्रेजेंटेशन नामक लेख लिखा है। इस व्यवस्था के में अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व प्राप्त हो जाता है। तो अगर पूछेगा अल्पसंख्यकों के लिए कौन सा चुनाव पद्धति ज्यादा अच्छा होता है, तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। जिस दल को चुनाव में जितने प्रतिशत मत प्राप्त हो उतने ही प्रतिशत वोट भी मिले, यानी सीटों और मतों दोनों का प्रतिशत समान हो। इसके अंतर्गत अन्य प्रणालियां निम्नलिखित है। तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अंतर्गत और कौन कौन सी प्रणालियां हैं, तो पहला अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की सबसे बेहतर प्रणाली है सूची प्रणाली। उसके बाद एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था, इसके अलावा अतिरिक्त सदस्यीय चुनाव प्रणाली और संचयी प्रणाली। पहला हो गया सूची प्रणाली, एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था सेकेंड, और थर्ड हो गया अतिरिक्त सदस्य चुनाव प्रणाली, और एक है संचयी प्रणाली। संचयी प्रणाली अब एक एक करके हम देखते हैं। सूची प्रणाली, सूची प्रणाली क्या होती है, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लिस्ट सिस्टम। पूरे देश को एक निर्वाचक क्षेत्र में मान लिया जाता है, पूरे देश को, ठीक है। इजराइल एवं यूरोप के अधिकांश देश, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, जर्मनी, स्विट्जरलैंड जैसे देशों में लागू है। दलों के द्वारा उम्मीदवारों को एक सूची का निर्माण होता है जो मतदाताओं के समक्ष प्रस्तुत की जाती है। मतदाता दल को वोट देते हैं और प्रत्याशी को नहीं, ठीक है। मतदाता जो दल को वोट देते हैं, प्रत्याशी को नहीं। दलों को उतनी ही सीटें प्राप्त होती है जितने प्रतिशत मत उन्हें चुनाव में मिलते हैं। पूरे देश को एक विधायी क्षेत्र के रूप में समझा जाता है। कुछ देशों में अत्यधिक छोटे दलों को निष्कासित करने के लिए एक न्यूनतम सीमांकन का निर्माण भी किया गया है। जैसे जर्मनी में कम से कम 5% वोट पाने वाले दलों को एक भी सीट नहीं मिलेगी। यह अनुपातिक प्रतिनिधित्व का सबसे बेहतर तरीका है, क्योंकि इसमें दलों और मतों के अनुपात में सीटों को प्राप्त किया जाता है। अगला है, इस प्रणाली के द्वारा अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व बेहतर रूप से में संभव है। इस चुनाव प्रणाली में राष्ट्रीय एकता की भावना का निर्माण होता है, क्योंकि मतदाता का लगाव किसी विशेष चुनाव क्षेत्र में नहीं अपितु समूचे देश से होता है। इस प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा छोटे दलों का भी प्रतिनिधित्व संभव हो जाता है। इसलिए समझौते और आम सहमति के द्वारा शासन का संचालन होता है। इस प्रणाली का दोष यह है, अब इसका अवगुण क्या क्या है दोष, ये तो हम लोगों ने उसके फीचर देखे। अब देखो, अनेक छोटे छोटे दलों के उभरने से अस्थायी एवं कमजोर सरकार का निर्माण होता है। दूसरा, निर्वाचन क्षेत्र उसके प्रतिनिधियों के मध्य स्पष्ट संबंधों का निर्माण नहीं होता। इस चुनाव प्रणाली में दल का महत्व बढ़ जाता है और कोई अलोकप्रिय उम्मीदवार भी दल की सूची के माध्यम से निर्वाचित हो जाता है। दलों में शक्तियों का अत्यधिक केंद्रीकरण हो जाता है और दल के द्वारा किसी अयोग्य उम्मीदवार को भी सूची में स्थान दिया जा सकता है। दूसरा बी है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, ठीक है। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, तो ये क्या, इसका प्रयोग आयरलैंड गणराज्य इंग्लैंड में, उत्तरी आयरलैंड में विधानसभा में होता है। भारत में राज्यसभा विधान परिषद के चुनाव में इस पद्धति का प्रयोग किया जाता है, एकल संक्रमण मत प्रणाली। यह भी चुनाव का अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति है, जिसमें निर्वाचक क्षेत्र बहुत सदस्यीय होता है। एक निर्वाचन क्षेत्र में लगभग 5 प्रत्याशियों का निर्वाचन हो सकता है। प्रत्येक दल उतने ही प्रत्याशियों को चुनाव में खड़ा करता है जितने सीटों की कुल संख्या होती है। मतदाता के द्वारा केवल एक मत प्रदान किया जाता है, परंतु उसका प्रयोग वह वरीयता के रूप में करता है। आगे है, प्रत्याशियों को विजयी होने के लिए मतों का एक निश्चित कोटा प्राप्त करना होता है, जिसका मूल आधार हेयर ने किया था। इसलिए अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को हेयर प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। बाद में से डूप ने संशोधित किया, ये भी याद रखना। हेयर प्रणाली में बाद में किसने इसको संशोधित किया, डूप ने से संशोधित किया इसको। हेयर एकल संक्रमण प्रणाली या हेयर प्रणाली भी कहते हैं। इस चुनाव प्रणाली में मतों का संक्रमण भी होता है। ऐसे प्रत्याशी जिन्हें पहली वरीयता में सबसे कम मत प्राप्त होता है, उसका नाम हटाकर
उसे अन्य प्रत्याशियों को दूसरी वरीयता के अनुसार वितरित कर दिया जाता है। इससे लाभ यह है कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व बना रहता है। बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र होने के कारण मतदाताओं के समक्ष अनेक विकल्प उपलब्ध होते हैं, जिसमें एक ही दल के अनेक उम्मीदवारों के मध्य प्रतिस्पर्धा भी देखी जाती है। इससे एक दल की स्थायी सरकार का निर्माण कठिन होता है। दलों में आंतरिक संघर्ष उत्पन्न हो जाता है। सी है अतिरिक्त सदस्यीय चुनाव प्रणाली। अतिरिक्त सदस्यीय चुनाव प्रणाली, एडिशनल मेंबर्स इलेक्टोरल सिस्टम। जर्मनी में ये होता है। जर्मन में आधी सीट का चुनाव फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम तथा आधी सीटों का चुनाव लिस्ट सिस्टम सूची प्रणाली के द्वारा होता है। एक ही साथ दो प्रकार के चुनाव प्रणाली का प्रयोग होता है, इसलिए इसे अतिरिक्त सदस्यीय चुनाव प्रणाली कहा जाता है। अब 4 देश का नाम दे देगा और वहाँ अलग अलग जो चुनाव प्रणालियां हैं वो नाम दे देगा, उसको आपको मैच द फॉलोइंग करना होगा। तो जैसे जर्मनी का आपको याद रखना अतिरिक्त सदस्यीय चुनाव प्रणाली, क्योंकि वहाँ पे दोनों होता फर्स्ट पास द पोस्ट और लिस्ट सिस्टम, इसलिए इसे अतिरिक्त सदस्य चुनाव प्रणाली कहा जाता है। इसे टॉप अप मेंबर चुनाव प्रणाली भी कहा जाता है। ये भी नाम आप याद रखिए, टॉप अप मेंबर्स चुनाव प्रणाली भी कहा जाता है। अतिरिक्त सदस्य मत प्रणाली जर्मनी, इटली, रूस, स्विट्जरलैंड और इंग्लैंड में स्कॉटलैंड की सदस्य और वेल्स विधानसभा के चुनाव में प्रयोग किया जाता है। इस अनुपातिक प्रणाली के द्वारा जर्मनी में 50% सीटों के लिए सूची प्रणाली का प्रयोग होता है, जबकि इटली, स्कॉटलैंड और वेल्स में यह प्रतिशत ज्यादा है। इसके अतिरिक्त शेष सीटों में फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम के आधार पर भरा जाता है। इस प्रकार की चुनाव प्रणाली में मतदाता 2 मतों का प्रयोग करते हैं। एक उस क्षेत्र के उम्मीदवार के फर्स्ट द पास्ट सिस्टम, इसके लिए दूसरा दल सूची के लिए देते हैं। चुनाव की इस मिश्रित प्रणाली में स्थायित्व और प्रतिनिधित्व दोनों का सामंजस्य हो जाता है। चुनाव का यह तरीका अनुपातिक है, लेकिन इसमें एक दल के सरकार के निर्माण की संभावना भी कायम रहती है। इसके अंतर्गत मतदाताओं को 2 दलों को मत विकल्प मिल जाता है। इसमें सरकार का निर्माण, अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व भी संभव हो जाता है। इसे विशुद्ध अनुपातिक पद्धति नहीं माना जाता है, क्योंकि इसमें फर्स्ट पास द पोस्ट का भी प्रयोग किया जाता है। इस प्रणाली में दल अत्यधिक शक्तिशाली और केंद्रीकृत हो जाते हैं तथा इसमें चुनाव क्षेत्रों का आकार अत्यधिक बड़ा हो जाता है। ठीक है, इसमें चुनाव क्षेत्रों का आकार बहुत बड़ा हो जाता है। आगे है संचयी प्रणाली, क्यूम्युलेटिव सिस्टम। तो यह भी प्रतिनिधित्व का अनुपातिक तरीका है, जिसमें निर्वाचन क्षेत्र बहुसदस्यीय होता है। मतदाताओं को उतने मत प्राप्त होते हैं जितने सीटों का निर्वाचन होता है। मतदाताओं के समक्ष यह विकल्प उपस्थित होता है कि वह किसी एक प्रत्याशी को अपना समूचा वोट दे सकता है। यह अपने मतों के विभिन्न प्रत्याशियों के मध्य बांट सकता है। अगला है आपको निरपेक्ष बहुमत प्रणाली। अब ये क्या है निरपेक्ष? अब इसमें हम पढ़ते हैं द्वितीय मत प्रणाली। देखो, इसमें निर्वाचन क्षेत्र एक सदस्यीय होता है। फर्स्ट पास द पोस्ट की भांति व्यक्ति को एक मत देना होता है। विजेता प्रत्याशी को कुल मतों का बहुमत प्राप्त करना होता है। यदि पहले चुनाव में किसी एक प्रत्याशी को पूर्ण बहुमत प्राप्त न हो तो प्रत्याशी के मध्य रन ऑफ वोट होता है, जैसे कि फ्रांस के राष्ट्रपति के चुनाव में होता है। अतः पहली बार में यदि किसी उम्मीदवार को पूर्ण बहुमत न मिले तो दोबारा चुनाव होता है। इस चुनाव प्रणाली में मतदाताओं के समक्ष विकल्प की वृद्धि हो जाती है। इस चुनाव प्रणाली के लिए ऐसा कहा जाता है कि मतदाता पहली बार दिल से वोट देता है, दूसरी बार दिमाग से वोट देता है। चूंकि बहुमत प्राप्त प्रत्याशी ही विजयी होता है, इसलिए प्रत्याशी को सभी का समर्थन प्राप्त करना होता है। इससे एक शक्तिशाली और स्थायी सरकार का निर्माण होता है। ठीक है, द्वितीय मत प्रणाली। अब ये द्वितीय मत प्रणाली फ्रांस ऑप्शन आए तो उसको फ्रांस में लगाना। ठीक है, अतिरिक्त जर्मनी में, ये हमने पढ़ा ना, ऐसे ही आता है नाम, अतिरिक्त सदस्यीय चुनाव प्रणाली जर्मनी, फिर है द्वितीय मत प्रणाली फ्रांस,
फर्स्ट पास दी पोस्ट अमेरिका इंडिया, ये हो गया। दूसरा है वैकल्पिक सहायक, अच्छा ये हो गया। 2 बार चुनाव होने से देखो अब इसमें क्या, इससे हानि क्या क्या होती है, इसमें किसी तीसरे दल के उभरने की संभावना नहीं होती। रन ऑफ, द्वितीय चुनाव में हारे प्रत्याशी के साथ अन्य प्रत्याशी समझौता कर लेते और सिद्धांत का पूर्णतः परित्याग कर देते हैं। जो उनका सिद्धांत होता है अपने उसका उसका पूर्णतः त्याग कर देते हैं। 2 बार चुनाव होने से मतदाताओं की चुनाव में रुचि भी कम हो जाती है। अगला है वैकल्पिक सहायक वोट प्रणाली, अल्टरनेटिव वोट सिस्टम। इसका प्रयोग ऑस्ट्रेलिया के प्रतिनिधि सदन और लंदन में मेयर तथा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में किया जाता है। इसके लिए एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र की आवश्यकता होती है। वरीयता क्रम में मतदाता का एक मत होता है। विजेता प्रत्याशी को कुल मतों का 50% से अधिक मत प्राप्त करने होंगे, अतः एक कोटा प्राप्त करना होता है। वोटों की गिनती पहली बार वरीयता के आधार पर होती है, और यदि पहली वरीयता के आधार पर किसी उम्मीदवार को बहुमत या कोटा नहीं मिलता, तो जिसे पहली वरीयता में सबसे कम मत प्राप्त होता उसे लिस्ट से हटाकर उसके शेष मत अन्य प्रत्याशियों को वितरित कर दिया जाता। मान लीजिए जो सबसे लास्ट पोजीशन पे आया तो उसके मत को ना हम सब में डिवाइड कर देंगे, जिससे कम मत व्यर्थ हो, हाँ जिसमें कम मत व्यर्थ होते हैं, तथा सेकंड वॉलेट की भांति दोबारा चुनाव नहीं कराने पड़ते। एक दल के सरकार बनाने की संभावना खुली होती है। यह प्रणाली अनुपातिक नहीं है, इसलिए बड़े दलों के लिए लाभकारी और छोटे दलों के लिए प्रतिकूल है। अब ये जो है बड़े दलों के लिए तो लाभकारी है, बट छोटे दलों के लिए प्रतिकूल है। इसमें चुनाव का परिणाम छोटे दलों की प्राथमिकता से भी प्रभावित होती है। तो फ्रेंड्स ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। कौन सा, इलेक्टोरल मेथड्स। तो अगर किसी वजह से आपको ये क्लास हेल्पफुल लग रही है, अगर आपके प्रिपरेशन में थोड़ी भी हेल्प कर रही है, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड में शेयर कीजिए। और फ्रेंड्स मेरे चैनल पे आपको 1000 क्वेश्चन सीरीज़ है, वो आप प्लीज़ ज़रूर देखना, आपके क्योंकि उसमें मैं क्वेश्चन बताने के साथ साथ उसको एक्सप्लेन भी करती हूँ। और हाँ, इसके साथ साथ मैंने प्रैक्टिस सेट भी स्टार्ट की है, कॉन्स्टिट्यूशन की प्रैक्टिस सेट। वो आपको मेरे चैनल पे पॉलिटिकल साइंस प्रैक्टिस सेट करके प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वो देख लेना, उससे आपको मिल जाएगा और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, सी यू नेक्स्ट वीडियो।